हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। और लोगों के वेलफेयर और कल्याण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में समझने के लिए हमको जीडीपी, जीएनपी ये सब का अध्ययन करना है। दो रीज़न है, हमारे जो रिसोर्स हैं, नेशनल रिसोर्स हैं, उनको कैसे बेहतर ढंग से उपयोग करें हम, और दूसरा लोगों के कल्याण को, वेलफेयर को कैसे बेहतर करें। तो सबसे पहला जीडीपी से तो परिचित होंगे आप लोग। अब जीडीपी किसको कहते हैं, लिख लिए। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। किसी भी देश या भौगोलिक सीमा के भीतर जो उत्पादित है एक वर्ष के भीतर, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का समग्र योग ही जीडीपी है। जितना जैसे मान लीजिए 2021 है, उसमें इंडिया के अंदर जितना भी लास्ट गुड्स एंड सर्विसेज है, उस सबके मान का अगर जोड़ कर दें तो इसी को जीडीपी बोलते हैं। अब हमको ये नहीं दिमाग लगाना है कि कैसे जोड़ते हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन है। हमको बस इतना जानना है कि किसी भी देश के सीमा के भीतर एक वर्ष में जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, उसके मूल्य को जोड़ देना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? लिखाना भी है क्या? तो लिख लीजिए। किसी देश के घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, किसी देश के घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में या एक वर्ष के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का समग्र योग ही जीडीपी है। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का समग्र योग जीडीपी है। In any country's boundary line, within boundary line, total or all goods and services produced, is produced उसका in a year summation of at current market price, summation at market price। फिर से अगर लिखना चाहें, जीडीपी इज सिंपली इट इज समेशन ऑफ all goods and services within 1 year within boundary line of any country
एट मार्केट प्राइस। इसमें 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, हिंदी में फिर से, किसी देश के घरेलू सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी बोलते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स है। सीमाओं के अंदर यानी भारत में कौन उत्पादन कर रहा है ये हम लोग नहीं देखेंगे कि टाटा कर रहा है या फिर अमेजॉन कर रहा है, मतलब या फिर मोहन कर रहा है या रिचर्ड कर रहा है। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि यहाँ बस भारत के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है उस सब का योग, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी कर रहा होगा, इंडियन कंपनी कर रहा होगा, या फिर इंडियन लोग भी कर रहे हैं। जैसे एक समोसा बना रहे हैं उसको बेच रहे हैं, वो भी जीडीपी में काउंट होता है। ठीक है, क्लियर है कि हम लोग नहीं देखेंगे कि वो कौन उत्पादन कर रहा है, बस धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। बस इतना समझना है, एक पॉइंट बताएं वो उसको समझते जाना है धीरे धीरे। इतना समझ में आ गया कि मान लीजिए इंडिया है तो यहाँ नहीं देखेंगे हम कि कौन टेस्ला उत्पादन कर रहा है या टाटा कर रहा है, सबको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अंतिम वस्तु और सेवा, यहां इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल बोलेंगे तो हम एग्जाम्पल लिखते जाइएगा, ऐसा नहीं है कि अब हम एग्जाम्पल लिखाते चलें तो फिर यहाँ तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना। अंतिम वस्तु और सेवा, तो इसमें अंतिम वस्तु किसको बोलते हैं? क्या वो, इसमें ये नहीं देखना है, बस पहला पॉइंट यही है कि इसमें ये नहीं देखना है कि उत्पादन देश के भीतर कौन कर रहा है, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट यह है कि अंतिम वस्तु और सेवा, अंतिम लास्ट गुड्स किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल जैसे मान लीजिए एक टायर है, ठीक है, टायर अगर हम किसी कंपनी को बेच रहा है, ठीक है, और वो कार में लगेगा जाके, तो वो टायर जो हो गया अगर कंपनी को दे रहा है तो वो लास्ट गुड नहीं हुआ। लेकिन अगर वही ट्रक वाला या गाड़ी वाला डायरेक्ट उसको अपने खरीद के और कार में लगा लेता है तो वो लास्ट गुड हो गया। जैसे मान लीजिए एक गेहूं है, ठीक है, गेहूं बाजार में है और मान लीजिए गेहूं का यूज हुआ रोटी बनाने के लिए, तो रोटी हो गया लास्ट गुड। ठीक है। अब मान लीजिए ब्रेड बन गया, उससे पिज्जा बन गया, तो पिज्जा हो गया लास्ट गुड। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कि अगर दोहरी गणना से बचने के लिए, डबल काउंटिंग ना हो, अगर हम गेहूं का मूल्य भी जोड़ लें जीडीपी में और ब्रेड का भी जोड़ लें, पिज्जा का भी जोड़ लें, उसी तो फिर गेहूं डबल गणना होगा। इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग सिर्फ लास्ट गुड्स को लेते हैं। समझ में आ गया? हाँ, फाइनल गुड्स, लास्ट गुड को ही फाइनल गुड्स बोलेंगे, जो एकदम कंजम्पशन हो डायरेक्ट वहां से। जैसे पिज्जा गए हम लोग तो खा रहे हैं, हम लोग ये थोड़े ना सोच रहे हैं कि ये गेहूं कहाँ से आया, गेहूं कहाँ से आया, हमको कोई लेना देना नहीं। गए पिज्जा खाए, पिज्जा का जो रेट हुआ देकर आ गया, तो लास्ट गुड्स हो गया। ठीक है। इसमें और ये एक बात और है, न्यू है यहाँ न्यू वर्ड्स ये इसलिए है, न्यू वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए टाटा इस साल महिंद्रा या कोई भी एक कार बनाया, अब मान लीजिए इस साल वो मार्केट में नहीं बिका, ठीक है, लेकिन उसका प्रोडक्शन 2021 में हुआ है। अब मान लीजिए ये 2022 में बिका, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? वो तो 2021 के जीडीपी में ऑलरेडी जुड़ जाएगा, तो उसको 2021 के जीडीपी में जोड़ेंगे, 22 के जीडीपी में नहीं। ठीक है। तो इस साल जो नया
टोटल सर्विस और गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ है उसी को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पिछले साल का रखा हुआ है टायर उसको इस साल के जीडीपी में, पिछला साल प्रोडक्शन हुआ पिछले ही साल के जीडीपी, या फिर इस साल में जोड़ना है तो इसी साल में जोड़ देंगे, किसी एक में जोड़ेंगे ताकि डबल काउंटिंग नहीं हो, दोहरी गणना से बचा जाए। ठीक है। और प्रोडक्शन को है सामान्यतः जनरली एक टाइम पीरियड के साथ जोड़ते हैं हम लोग। जीडीपी कैसे निकालते हैं, जैसे 2021-22 सामान्यतः जनरली ये रूल है दुनिया में कि एक साल के लिए, अब मान लिया पूरा दुनिया वाला विचार कर लेता कि हम लोग 2 साल पर निकालेंगे तो 2 साल पर निकालते, उसमें क्या दिक्कत है। अब मान लीजिए तिमाही आता है ना, या 6 महीना पे सर्वे आता है तो उसमें हम लोग एस्टिमेट करते ही हैं कि जीडीपी क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है। तो इसको एक टाइम बॉन्ड के साथ हम लोग जोड़ देते हैं जिससे समझने में और कंपैरिजन करने में आसानी हो। ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है। यहाँ सिर्फ गुड्स ही नहीं, यहाँ सर्विसेज भी है। सिर्फ हम लोग गुड्स पर ही नहीं ध्यान दे रहे हैं, सर्विसेज। जैसे मान लीजिए इस साल मिशन आईएएस खुला नया कोचिंग, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए फीस भी दिया बच्चा सब, तो वो किस साल के जीडीपी में गिर, इस साल के जीडीपी में गिर। अब मान लीजिए अगले साल कोई नया कोचिंग खुल जाए सक्सेस 20, तो अगला साल के जीडीपी में जुड़ेगा। तो सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि पिज्जा डिलीवर करता है आपके घर पे, तो आप मान लीजिए चंपारण मीट शॉप डिलीवर कर रहा है आपके घर पे। क्यों कर रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आपको जाने के लिए परेशानी जो हो रहा है वो बच रहा है, समय बच रहा है। अब मान लीजिए कोई ऑफिस है सुबह से शाम तक और उसको खाने का टाइम नहीं है, वो क्या करेगा, ऑनलाइन मंगा लिया, उसके ऑफिस में पहुंचा दिया, खाना खा लिया। अब इमेजिन कीजिए कि डिलीवर नहीं होता था जिस टाइम, तो बेचारा दिन भर तो भूखे रहेगा। अब मान लीजिए कि भूखे ना भी रहे, कुछ खा भी ले, अब मान लीजिए अचानक से 1:30 बजे मेरा मन किया कि हम पिज्जा खा लें, अब ऑफिस से छुट्टी नहीं है, तब क्या करें। इसलिए सर्विसेज भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एजुकेशन हो गया, बैंकिंग सर्विसेज है, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। तो सारा सर्विस, अब मान लीजिए किराना स्टोर ही है, वो आपके घर में, जैसे ग्रोसरी है ना, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी आजकल, वो आपके घर पे राशन पहुंचा देता है। हम क्यों जाएंगे दिमाग लगाने दुकान में कि रेट पूछें, कैसे दोगे, क्या करोगे, सब कुछ ऑनलाइन है, ऑर्डर कीजिए आपके घर पे आ जाएगा। परेशानी है। तो सर्विसेज भी हमारे जो आर्थिक कल्याण है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। इसलिए गुड्स के साथ सर्विसेज को भी हम लोग काउंट करते हैं इसमें। ठीक है। सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर मान लीजिए कोचिंग करता है, इतने सारे कोचिंग है और नहीं अगर पढ़ाता तो हमको वो नॉलेज नहीं मिल पाता, या यूट्यूब ही है, वो भी एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर है। तो सर्विसेज भी हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्स के साथ। ठीक है। और एक लास्ट, कि हम लोग जो जीडीपी निकालते हैं वो मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। ऐसा क्यों, मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य, क्यों ऐसा हम लोग बाजार मूल्य पर ही क्यों निकालते हैं, स्थिर मूल्य पर क्यों निकालते, करेंट प्राइस पर क्यों नहीं निकालते। आप पिज्जा खाने गए तो उससे पूछे थे आप कि आप कितना में बनाए, नहीं पूछते हैं। बोला कि हाँ 500 रुपया लगेगा, 499, तो 499 दे दिए। तो उसका तो वैल्यू हो गया ना एक, कि पिज्जा हमको 499 में। अब टायर खरीदने गए, ठीक है, 5000 में दिया, अब उससे पूछे कि नहीं, तो जितना में दिया वो मान लीजिए, हम आप मान लीजिए कि बोलिएगा कम करवा लिए हम, ठीक है, तो 500 कम करवा लिया आप, तो 4500 जो मिला वही जीडीपी में जुटेगा। ठीक है। तो मार्केट प्राइस पर हमेशा जीडीपी, क्लियर है। जीडीपी किस, फिर से रिपीट कर देते हैं, जीडीपी किसको बोलते हैं, किसी भी देश, मान लीजिए अब भारत यूज करेंगे, अब बहुत भारत के भीतर एक वर्ष में जितना भी अंतिम
वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है उसके मार्केट प्राइस पर जो समग्र योग है उसको जोड़ देंगे, हम लोग जीडीपी निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना कि मनी मन सोच रहे पका रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जीडीपी के बारे में कोई दिक्कत? अभी आगे भी बात करेंगे। जीडीपी क्लियर है? इसमें बस 5 पॉइंट्स ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा देश के भीतर, उसमें हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि भारतीय उत्पादन किया है विदेशी कंपनी किया है। भारत में हो रहा है, बस भारत में टेस्ला कार बना, इंडिया के जीडीपी में जुटेगा। टाटा बनाए या टेस्ला बनाए, हमको कोई लेना देना नहीं है जीडीपी में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। अब मान लीजिए पूरा दुनिया मिलके ये रूल ही बना देता कि जो विदेश जो फॉरेन कंपनी प्रोडक्शन करेगा उसको हम लोग जीडीपी में नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के ग्लोबलाइजेशन के एज में बहुत समस्या है। ऐसा है नहीं कि कोई देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है या फिर एक देश दूसरे देश से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये मुश्किल है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड बना दिया है जीडीपी कैलकुलेशन करने का, जिसको पूरा दुनिया फॉलो करता है। ठीक है, आगे भी है। जीडीपी क्लियर है? और उसमें एक ध्यान देना है कि न्यू गुड्स और सर्विसेज को ही हम लोग काउंट करते हैं। नया जो वस्तु और सेवा उत्पादन हुआ है उसी को हम लोग करते हैं। ठीक है, और एक वर्ष के भीतर निकालते हैं। ये तो जनरल रूल है। ठीक है, इस वस्तु के साथ सेवा भी इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ गुड्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। कब से कब मतलब टाइम? तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है इंडिया में। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 साल का लेते हैं हम लोग। आगे जब और आगे आएगा ना, धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। एक ही दिन सोचिएगा कि सब जान जाए तो वो संभव नहीं है। जीडीपी हमको लगता है कि क्लियर है। इसका लिमिटेशंस भी है जीडीपी का। ऐसा नहीं है कि जीडीपी एक अपने आप में परफेक्ट है, आगे और भी कंसेप्ट है। यहां तक हमको लगता है क्लियर है। 5 पॉइंट है। प्रोडक्शन का कौन किया हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, केवल अंतिम और फाइनल और न्यू गुड्स को हम लोग और सर्विसेज को लेंगे। ठीक है, जो नया गुड्स और सर्विस जो आएगा, अब मान लीजिए कहिएगा कि अगला साल मिशन 50 में मान लीजिए अगला बैच आएगा, अगला साल अगला लोग पढ़ेगा तो उन लोग फीस देगा, तो नए साल के जीडीपी में जुड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक ही बैच 2 साल तक पढ़ रहा है, मान लीजिए कोई ना आए मिशन 50 में, इतना ही लोग रहे और 2 साल तक पढ़े, तब क्या करेंगे? तब इसी साल जुटेगा जीडीपी में, अगले साल नहीं जुटेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हम लोग को। उसके लिए एनएसओ है, सीएसओ है। ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करता है, बस न्यू गुड्स और सर्विसेज को जोड़ना है। ठीक है, एक टाइम बाउंड के साथ जोड़ देते हैं हम लोग, 1 वर्ष। ठीक है, गुड्स के साथ सर्विसेज को भी जोड़ देते हैं और मार्केट प्राइस पे निकालते हैं हम लोग हमेशा जीडीपी को। क्लियर है? बाजार मूल्य वो फिक्स्ड प्राइस इसीलिए बोलते हैं ना। थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे सब आएगा, लेकिन बता देते हैं। जो मार्केट प्राइस होता है, गए हम जो और बाजार से जो खरीद के आए, जो उसका मूल्य होगा, ठीक है, एमआरपी देखते होंगे लिखा हुआ बहुत जगह, उसी को बोलते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर कहिएगा कि एमआरपी पे छूट दे देता है। सवाल अगर आएगा तो बहुत कुछ बना सकता है आदमी। तो छूट वाला मूल्य अगर 30% छूट रहेगा तो जो छूट रहेगा छूट वाला मूल्य जुड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अभी बेस ईयर क्या है? जीडीपी को हम एक बेस ईयर होता है। बेस ईयर कंसेप्ट पता है? 11-12 बेस ईयर अभी 2011-12 है। 2017-18 कर दिया है सरकार बेस ईयर को। बेस ईयर देखिए उसको निकालते हैं जहां पर हम लोग प्राइस जो है कमोबेश स्टेबल रहता है।
मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, बहुत ज़्यादा महंगाई ना हो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, जैसे मान लिया रिसेशन भी ना हो, जैसे कोविड का टाइम हो, तो 2020-21 को हम लोग बेस ईयर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मंदी का समय था, लॉकडाउन था। तो एक ऐसे साल को हम लोग बेस ईयर लेते हैं जहाँ पे प्राइस कमोबेश स्टेबल हो। ठीक है, बेस ईयर को चुनने में ये ध्यान देता है, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही जानना है। ठीक है, हाँ 2017-18 है अभी बेस ईयर, आगे बताएंगे, अभी बहुत डाटा बाकी है। हो गया है, पिछला ही साल हुआ है। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट, या फिर नहीं किया है चेंज? तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चेंज कर दिया होगा तो चेंज मान लेंगे, उसमें क्या है। क्वेश्चन आ गया तो आगे बहुत डाटा बाकी है, अभी थोड़ा धैर्य रखिए, पूरा पूरा अभी आगे बाकी है। ठीक, हम अभी सिंपली हम ये समझा रहे थे कि बेस ईयर किसको बोलते हैं। ठीक है, और डाटा देंगे अभी 2020-21 का पूरा आगे, तो उसमें आएगा। ठीक है, जीएनपी हिंदी में भी लिखना पड़ेगा क्या? थोड़ा हिंदी पर कम ध्यान दीजिए, थोड़ा इंग्लिश पर भी ध्यान दे दीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ये। ठीक है, इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, छोटा छोटा टर्म। अब डायरेक्ट मान लीजिए बीपीएससी सब छोटा छोटा एग्जाम है, पूछ दिया डायरेक्ट जीएनपी, आप क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं कि एकदम पढ़ना ही नहीं है, और इजी है ज्यादा, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं,
जीडीपी में हम लोग क्या देख रहे थे कि कौन उत्पादन कर रहा है, टेस्ला या टाटा हम लोग नहीं देखेंगे, बस घरेलू सीमा के भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग जीडीपी में काउंट कर देते थे। अब यहां पे आएगा कि अब जी लिख लिए सब, वो जीडीपी प्लस ये भारतीय संपत्तियों द्वारा कमाई गई विशुद्ध आय, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड बाय इंडियंस कर दीजिए, बाय इंडियन असेट कर दीजिए और इंडियंस। तो नेट प्रॉपर्टी जीएनपी में हम लोग देखिए क्या करते हैं कि जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, भारतीय संपत्तियों द्वारा विदेशों में कमाई गई है, ठीक है। तो फॉरेन में इंडियंस जितना कमा रहा है और इंडियन कंपनीज जितना कमा रहा है उसको जोड़ देंगे, लेकिन साथ में हम लोग ध्यान ये भी देते हैं तो इंडिया में भी तो कमा रहा है फोर्ड, फिगो, मर्सिडीज सब, ठीक है। तो जो एफडीआई इतना हो रहा है तो उन लोग प्रॉफिट कमा रहा है ना भाई, तो उसको घटा देंगे। सिंपल है कि भारत द्वारा या भारतीयों द्वारा या भारतीय कंपनियों द्वारा जो पूरा दुनिया में जो कमा रहा है, ठीक है, पूरा दुनिया में, ठीक है। जीडीपी में तो पहले इंडिया में जो हो रहा था वो हम लोग काउंट कर ही लिए, इंडिया में जो कमा रहा था उसको तो हम लोग काउंट कर लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि जो पूरा दुनिया में इंडियन और इंडियन कंपनीज कमा रहा है उसको हम लोग जोड़ देंगे, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, और घटा देंगे विदेशी कंपनियां जो भारत में प्रॉफिट कमा रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत? मेरा फर्स्ट क्लास है इसलिए कोई दिक्कत हो तो बोलिए। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना है, बस जीडीपी में पूरा दुनिया में जो भारतीय और भारतीय कंपनियां कमा रहा है उसको जोड़ देंगे, और इंडिया जैसे मान लीजिए कि जीडीपी भारत का 100 है, ठीक है, और भारतीय कंपनियां दुनिया में मान लीजिए 10 रुपया कमा रहा है और विदेशी कंपनियां इंडिया से 30 रुपया ले जा रहा है, ठीक है। तो जीएनपी क्या हो जाएगा? अब मान लीजिए इंडियन कंपनी से ज्यादा कमा रहा होता, यहां 30 होता और वहां 10 होता, तो जीएनपी ज्यादा हो जाता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जीएनपी जीडीपी से ज्यादा या कम हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनियां और आपके लोग पूरा दुनिया में कितना कमा रहे हैं। अगर ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा होगा, अगर कम कमा रहे हैं तो कम होगा। इंडिया में कम कमा रहा है इसलिए कम, जनरली कम होता है। ये मतलब समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है जीएनपी में? समझ में आ रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं? कोई दिक्कत? जीएनपी सिंपल कंसेप्ट है, मेन था जीडीपी। जीएनपी में क्या करते हैं हम लोग, बस जीडीपी को जोड़ लिए, ठीक है। जो जीडीपी है हमारा उसमें हम लोग भारतीय और भारतीय कंपनियों द्वारा जो पूरा दुनिया में कमा रहा है उसको हम लोग जोड़ देंगे, और भारत से जो में जो प्रोडक्शन विदेशी कंपनियां कर रहा है उसको घटा देंगे, ठीक है। बस सिंपल है, जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं किए हम लोग जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, बस जीडीपी और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड बाय इंडियन एसेट्स और इंडियंस, ठीक है। नेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस कर रहे हैं हम लोग, नेट निकालने के लिए कर रहे हैं ना। भारतीय संपत्तियों और भारतीयों द्वारा जो पूरा दुनिया में कमाया जा रहा है, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे, और इंडिया में पूरा दुनिया वाला जो कमा रहा है, जैसे मान लीजिए अमेरिका कमा रहा है 2 रुपया, चीन कमा रहा है 1 रुपया, चीन का कंपनी, उसी तरह मान लीजिए साउथ कोरिया का भी कंपनी 2 रुपया कमा रहा है, उस सबको घटा देंगे। सिंपल है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस इतना ही समझना है, सवाल बन जाएगा। हमको एक्सपर्ट नहीं बनना है, इसीलिए बोलते हैं जीएस,
जनरल स्टडीज, एक्सपर्ट नहीं बनना है। सिंपल सा लॉजिक है जीडीपी में, जो पूरा दुनिया में इंडियन एसेट्स और इंडियन कंपनी कमा रहा है उसको जोड़ देंगे, और भारत से जो ले जा रहा है उसको घटा देंगे। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी में एक बात ध्यान दिया आप लोग, जीडीपी में क्या कर रहे थे हम लोग, घरेलू सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन कर रहा था उसको हम लोग जोड़ दे रहे थे। हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि कौन उत्पादन कर रहा है, ये देखना ही नहीं है कि कौन उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं लग रहा है कि ज्योग्राफी रिलेटेड कंसेप्ट है, यह एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है। देखिए बहुत सा पॉइंट हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो एग्जाम में आता है। फालतू सब पढ़ के क्या करेंगे, ऐसे ही इकोनॉमिक्स टफ लगता है, इसलिए उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में बन जाए। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये नहीं लगा, हम लोग भारत में जितना भी प्रोडक्शन कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, उसमें हम लोग ये सोच ही नहीं रहे थे कि कौन उत्पादन कर रहा है, बस जोड़ दिए दनादन मारुति सुजुकी, फोर्ड, फिगो सबको। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, भारतीय संपत्तियों द्वारा जीडीपी जोड़ लिए, अब भारतीय संपत्ति द्वारा जो विदेश में कमाया जा रहा है उसको जोड़ दिए और विदेशी वाला घटा दिए। तो नेट क्या बचा, जो इंडियंस या इंडियन असेट द्वारा कमाया गया है पूरा दुनिया में, वही ना बचा। तो ये नहीं लगा कि सिटीजन्स रिलेटेड कंसेप्ट है, क्योंकि विदेशी जितना भी प्रोडक्शन कर रहा था उस सबको घटा दिए, और इंडियंस जितना कमा रहा है, चाहे वो अमेरिका में कमा रहा है या इंडिया में कमा रहा है, उसको जोड़ दिए। तो क्या गवर्नमेंट को जो फिगो या फोर्ड विदेशी कंपनी है जो टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को, इसमें ऐड नहीं होगा, ऐड होगा, कह नहीं होगा, उसका हम लोग मार्केट प्राइस ले रहे हैं ना, इसीलिए तो मार्केट प्राइस लेते हैं। अगर बेसिक प्राइस लेते तो प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग थोड़े ना ले रहे हैं, जो मार्केट प्राइस होगा। अब मर्सिडीज खरीदने गए तो टैक्स नहीं लेता है सरकार, 200-300% टैक्स लेता है महंगा कार सब पे। क्या अच्छा यहां पे बोल रहे हैं क्या, नहीं ये प्लस ही होगा। जीडीपी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं से जीएनपी आता है। उसके बाद हम लोग भारत में नहीं है, ठीक है, भारतीय संपत्तियों और भारतीयों द्वारा जो पूरा दुनिया में कमाया गया है उसको जोड़ लेंगे, और पूरा दुनिया का कंपनी सब जो इंडिया से लूट रहा है उसको घटा देंगे। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, आपको क्या लग रहा था उसको जीडीपी माइनस कर देते हैं, तो माइनस विदेशी वाला किए तो इंडियंस वाला जोड़ दिए। ठीक है, इसको जनरलाइज नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, ये अलग कंसेप्ट है जीएनपी, और जीडीपी अलग कंसेप्ट है, दोनों को मिलाना नहीं है। जीडीपी बिल्कुल अलग कंसेप्ट है और जीएनपी अलग कंसेप्ट है। ठीक है,
हो गया क्या? ये समझ में आया कि सिटीजन रिलेटेड कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? समझ गए? ये ज्योग्राफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट कैसे था जीडीपी? क्योंकि भौगोलिक सीमा के भीतर हम लोग नहीं देख रहे थे कि कौन बना रहा है और नहीं बना रहा है। और इसमें क्या कर रहे थे हम लोग जीएनपी में कि जो विदेशी प्रोडक्शन कर रहा है उसको घटा दिया, और इंडियंस दुनिया में भी कहीं उत्पादन कर रहा था तो उसको जोड़ दिए। तो ये सिटीजन रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान दे रहे थे कि इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि ये फोकस कर रहा है किस पे? प्रोडक्शन पे। ठीक है, जीडीपी फोकस किस पे कर रहा था कि कितना उत्पादन हुआ, हम लोग नहीं देख रहे थे कि कौन किया। इसमें हम लोग का ध्यान था कि कौन किया? इंडियंस किया या विदेशी किया? जीएनपी में हम लोग देख रहे थे ना, कौन किया इसमें देख रहे थे। ये सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस था कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सबको जोड़ दो। ठीक है, यहां पे हम लोग देख रहे थे कि इंडियंस कहां कहां कमा रहा है दुनिया में, और विदेशी सब इंडिया से कितना लूट रहा है। लूट नहीं रहा है, मतलब वही समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, विदेशी सब जितना प्रोडक्शन कर रहा है उसको घटा देंगे। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी है नेक्स्ट कंसेप्ट। नेट मतलब क्या? कुल बोल सकते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सब एक दूसरे, इसमें क्या करते हैं हम लोग? जीडीपी और जीएनपी क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे? जीएनपी है, ठीक है, फिर कंपेयर नहीं करना है, एक बार में एक कंसेप्ट पढ़ना है। जहां मिक्स कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, एनएनपी पढ़ रहे हैं तो एनएनपी पर फोकस करना है, जीडीपी पढ़ रहे हैं जीडीपी पे फोकस करना है, जीएनपी पढ़ रहे हैं जीएनपी पर फोकस करना है। अरे यार, अच्छा अब ये तो हम लोग निकाल लिए कि इंडियंस कितना कमा रहा है इंडिया में और पूरा दुनिया में। जीएनपी में हम लोग निकाल लिए कि पूरा दुनिया में इंडियंस कितना कमा रहा है। ठीक है, अब आप लोग को क्या लगता है, इतना जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मशीन खराब नहीं होता होगा? टायर खराब नहीं होता होगा? मान लीजिए कल ये बेंच टूट गया, एक बेंच टूट गया, मान लीजिए बैठा हुआ बच्चा उछल गया, उछल रहा है मान लीजिए, अब बेंच को तोड़ दिया तो नया बेंच लगेगा कि नहीं? तो यही सब जो है मूल्य, जितना हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको, एनएनपी में कुछ नहीं करना है, जीएनपी में जितना मूल्य ह्रास हुआ, मतलब हमारा जो असेट है, जैसे तो उसमें जो मान लीजिए हम लोग एक ट्रैक्टर है, ठीक है, उसमें हम लोग उसका टायर खराब हो गया,
टायर को रिपेयर किए, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। ट्रैक्टर तो मेरा असेट है, ऐसा तो है नहीं कि आज खरीद, अब मान लीजिए कल पंचर हो गया, ठीक है, अब पंचर को बनाने के लिए गए 500 रुपया लिया, यही है, पंचर जो है वो उसी को डिप्रेसिएशन बोलते हैं। समझ गए कि जो भी असेट है उसमें जो लॉस हो रहा है, उसके क्वालिटी में जो लॉस हो रहा है, उसका जो मूल्य है उसी को हम लोग डिप्रेसिएशन बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? ये तो इजी है बस। जीएनपी में से जो भी असेट में हमको दिक्कत हो रहा है या फिर उसको रिप्लेस करने में, मान लीजिए एक नट ही टूट गया उसका, तो वो जो नट लगा रहे हैं उसका तो घाटा हो गया, हमको लगाना पड़ रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डेप्रेसिएशन। मतलब जो लॉस हो रहा है किसी फाइनेंशियल ईयर में ड्यू टू, मतलब मशीन चल रहा है, मान लीजिए 24 घंटा जेसीबी मशीन चल रहा है, उसमें तो दिक्कत होगा ही, ऐसा तो है नहीं होगा, तो उसी को बोलते हैं, उसमें जो खर्च आएगा, यानी समझिए मेंटेनेंस खर्च जो आएगा उसी को हम लोग घटा देते हैं जीएनपी में, तो एनएनपी निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है एनएनपी, हम लोग निकाल लिए। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी लिखते हैं, फैक्टर कॉस्ट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अरे इंग्लिश में इसको डिटेल में लिख दें क्या? सब हिंदी वाला है क्या यहाँ? इसको हिंदी में क्या लिखें? अब फैक्टर कॉस्ट का हिंदी हो जाता है साधन लागत, बताइए। हिंदी पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि इंग्लिश? क्या? इसीलिए इंग्लिश से डरना नहीं है, उसको 5 बार बोलिएगा तो ऐसे भी याद हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसमें एक टर्म आया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब सबको हम लिख लिख के यहाँ डिटेल्स में नहीं बताएंगे, ठीक है। थोड़ा अपने तरफ से भी सीखना और पढ़ना 2 वे कंसेप्ट है, लेकिन बच्चा सब समझता है 1 वे कंसेप्ट है कि टीचर ही सब कुछ हमको रेडीमेड बना के दे दे और जाके लिख दे आईएएस बन जाए, ठीक है। टीचर 10% काम करेगा आपका, 90% खुद का मेहनत करेगा। इसलिए टीचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, खुद के मेहनत पे भरोसा करना है। तो अब बोलिएगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपको नहीं आता क्या? आता है, ठीक है, लेकिन मेरे आने से क्या होता है, आपको आता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। फैक्टर कॉस्ट उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ एक कंपनी है, यहाँ पेन बन रहा है, ठीक है। तो इस पेन के उत्पादन में जो भी हमको मूल्य लगा, मान लीजिए 10 रुपया लगा, इसी को बोलते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं?
इसी पे सरकार 10% मान लीजिए टैक्स लगा दे, तो मार्केट में ये कितने में बिकेगा? 11 रुपया। अब मान लीजिए सरकार इसी पे सब्सिडी दे दे 10 रुपया, तो कितना में बिकेगा? 9 रुपया में। ठीक है, समझ रहे हैं? तो प्रोडक्शन को मतलब फर्म से या इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकला उसके उत्पादन में जो लागत लगा उसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, किसी भी कंपनी से अगर मान लीजिए किसी चीज का उत्पादन हुआ और उत्पादन करने में जो लागत लगा वही हो गया फैक्टर कॉस्ट। और जैसे ही वो मार्केट में जाएगा सरकार या तो टैक्स लगा देगी या फिर ज्यादा जरूरत का चीज होगा सब्सिडी दे देगी, तो उसको हम लोग जोड़ घटा देंगे। ठीक है, ये ध्यान दे रहे थे हम लोग। जो अभी तक निकाल रहे थे वो मार्केट प्राइस पे निकाल रहे थे। जीडीपी भी मार्केट प्राइस पे था, जीएनपी भी मार्केट प्राइस पर था और एनएनपी भी मार्केट प्राइस पे था। चूंकि जीडीपी मार्केट प्राइस पर था और जीएनपी और एनएनपी उसी से निकाल रहे थे, तो ये भी हो गया मार्केट प्राइस पे। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग निकाले हुए थे एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये ध्यान दे रहे हैं कि पीछे वाला जो आ रहा है वही आगे जुड़ रहा है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस जोड़ दिए, इसमें सरकार जो टैक्स लगाएगी, ठीक है, उसको घटा देंगे। अब इनडायरेक्ट टैक्स का हिंदी भी बोलें क्या? अप्रत्यक्ष कर। क्या? नहीं, हम लोग जोड़ दिए हैं पहले, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स ही होगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए जो टैक्स लगा दे रहा था सरकार उसमें तो जोड़ दिए हम, ठीक है, मार्केट प्राइस में। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग तो ये करेंगे ना कि जितना इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लगाया उसको घटा देते हैं। अब मान लीजिए जो सब्सिडी दिया उसको जोड़ दिए। अब सब्सिडी का भी हिंदी होता है कुछ क्या? सब्सिडी को तो सब्सिडी ही बोलते हैं लगता है हिंदी। ठीक है, अनुदान ग्रांट को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने में क्या किया हम लोग? कुछ नहीं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकला हुआ था, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको घटा दिए और सब्सिडी को जोड़ दिए। सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाने के लिए आगे है अभी एक चीज में एक पर फोकस करना है। कुछ नहीं किया हम लोग, एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकाल दिए थे, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिए और सब्सिडी को जोड़ दिए। ठीक है, या फिर इसी को कभी कभी बोलते हैं हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में वही हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, कभी यहां मिल जाता है पेपर ऊपर में, तो इसलिए बोल दिए कि डायरेक्ट अगर पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे? जीडीपी निकाल लिए। ठीक है, जीएनपी के लिए हम लोग क्या किए? जीडीपी और प्लस जो नेट फैक्टर जो अब्रॉड कमा रहा है, यानी इंडियंस पूरा दुनिया में जितना कमा रहा है वो जोड़ देंगे और भारत में पूरा विदेशी जितना कमा रहा है उसको घटा दिए, जीएनपी हो गया। एनएनपी में हम लोग क्या किए? बस जीएनपी निकाले हुए थे, उसमें डिप्रिसिएशन कर दिए, यानी मेंटेनेंस खर्च जो आया उसको घटा दिए। एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकल गया था वहां पे, और उसमें हम लोग क्या किए? बस इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिए और सब्सिडी को घटा दिए, वही फैक्टर कॉस्ट निकल गया। ठीक है,
अब दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये क्यों नहीं निकाल रहे थे हम लोग, कि फैक्टर कॉस्ट को पहले निकालना चाहिए था, मार्केट प्राइस पे यहां निकाल के हम लोग घटा क्यों रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकाल रहे थे और उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है, तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी निकाल लिए और फैक्टर कॉस्ट उसके बाद इसमें घटा दिए, ज्यादा आसान पड़ा। जो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा आसान पड़ेगा उसको करेंगे हम लोग। क्यों, अब मान लिया जाना इनकम टैक्स गोलंबर, तो इधर से गए गांधी मैदान से घूम के आ गए, उधर से डाक बंगला होते हुए इनकम टैक्स आ गए, हम काहे ले उतना घूम के जाएंगे, सीधा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वैसा नहीं हो सकता है, वो भी संभव है, लेकिन ये इजी था इसलिए हम लोग ऐसे निकालते हैं। हो गया। अब ध्यान ये देना है कि इसी को हम लोग बोलते हैं NNI, ये लिख लीजिए, नेट नेशनल इनकम। हम लोग का टॉपिक का नाम क्या था, याद आया? और इसी को बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं NNI, नेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। हम लोग जीडीपी से शुरू किए थे, राष्ट्रीय आय निकाले, नेशनल इनकम तक पहुंच गए ना। कोई दिक्कत है किसी को? लिख लीजिए तो एक बार रिवीजन कराते हैं। सबका हो गया लिखा हुआ? तो बस 5 मिनट ध्यान से सुनना है। जिसको डाउट भी होगा, सब लिख लिए? कोई बाकी है? हम लोग का चैप्टर का नाम क्या था? नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन, राष्ट्रीय आय और उत्पादन। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम लोग देख सकें कि जो हम आर्थिक जो कल्याण हो रहा है, आर्थिक जो उत्पादन हो रहा है, उसका रिसोर्स का कैसे समुचित उपयोग हो रहा है। अब मान लीजिए कोविड का टाइम था, अब जरूरत है ज्यादा हेल्थ में पैसा देने का, और अब मान लीजिए सरकार ज्यादा पैसा एजुकेशन पर दे देता, तो क्या होता? हेल्थ सिस्टम चरमरा गया। ऐसे भी इंडिया का 1.15% लगभग जीडीपी का खर्च कर रहा है सेंटर। अब नेशनल हेल्थ कमीशन रिकमेंड किया है कि जीडीपी का कम से कम 6%, तो बोलते हैं ना जब संकट आता है तो सबको बुद्धि आता है। तो जब कोविड आया तो सबको लगा कि अरे इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, उस पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा अगला 5-10 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्च करेगा सरकार। दिल्ली में तो केजरीवाल पूरा दिया है एकदम चेंज कर पूरा हेल्थ सिस्टम को। हर मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक, जहां भी जाइए। अब मान लीजिए अभी किसी को फीवर हुआ, डेंगू हुआ, कुछ भी हुआ, गए जाके दवा खा लेते हैं पहले 2-4 दिन मेडिकल में, और फिर सीरियस हो जाता है आदमी, तो एक हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है केजरीवाल, MBBS बैठा दिया है डॉक्टर। किसी को भी दिक्कत हो गया जाके तुरंत दिखा लीजिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिजीज क्या होता है, सीवियर हो ही नहीं पाता है, उससे बहुत फायदा है। अब मान लीजिए PMCH कौन जाता है? PMCH कभी इमरजेंसी में गए होंगे तो देखे होंगे, उधर से रोते आ रहा है, इधर से रोते आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि हम पेशेंट को सीरियस बना देते हैं। प्राइमरी तो कमजोर है ही, अब
पटना में कितना हॉस्पिटल है? जो गवर्नमेंट रिप्यूटेड हॉस्पिटल है तो वो 2-4 ही हैं। अब कोविड आया अचानक से, लाखों मरीज, हजारों मरीज, सरकार क्या करे? तो इसी में प्राइवेट वाला सब खूब लूटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीडीपी पढ़े थे, उसमें क्या था? जीडीपी में किसी भी देश के भीतर एक वर्ष के अंदर जो जितना भी अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है उसके समग्र योग, सारा पैसा को जोड़ दिए, वही जीडीपी है। मतलब इंडिया में जितना भी उत्पादन हुआ गुड्स और सर्विसेज, उसको मार्केट प्राइस पे ले लिए और सबका जोड़ दिए। अब हमको इतना दिमाग लगाना है कि वो कैसे जोड़ा। ठीक है, हमको बस कंसेप्ट समझना है। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट था कि हम लोग नहीं देखते हैं कि उत्पादन किसने किया, इन टाटा ने या फोर्ड ने, बस उत्पादन हो रहा है, बस इसीलिए ना पढ़ाए थे कि प्रोडक्शन पे फोकस। अच्छा, स्लाइड होगा ही पीछे। इस पे हम लोग फोकस क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन पे, कि प्रोडक्शन हो रहा है। अब कौन कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसमें एक और बात ध्यान देना है कि न्यू जो गुड्स और सर्विस जनरेट हुआ है उसको ऐसा ना हो कि पिछला साल वाला जोड़ दिए हम। ठीक है, तो जो न्यू हो, न्यू वर्ड्स पे ध्यान देना है कि लास्ट गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए लेकिन न्यू चाहिए। न्यू मीन्स जो, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो 1 अप्रैल का अगर कोई नया गुड्स और सर्विसेज बना उसको जोड़ देंगे। 31 मार्च को अगर बना तो उसको पिछले साल वाला में जोड़ देंगे। ठीक है, और इसको जनरली एक टाइम पीरियड के साथ हम लोग अटैच कर देते हैं, तो 1 साल है, जनरली 1 वर्ष लिया जाता है और मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। ध्यान देना है कि जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, बेसिक प्राइस पे नहीं निकालते। ठीक है, अब काहे नहीं निकालते हैं? ठीक है, उसके लिए एनएसओ से हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, सीएसएसओ। बस इतना याद रखना है कि मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, जो कुछ मान लीजिए फैक्ट है वो फैक्ट है। अब मगध का राजधानी राजगीर था तो था, अब पूछिएगा क्यों था, तो उसका भी जवाब है क्योंकि राजगीर सेफ था, 7 पहाड़ियों से वहां सेफ। पहले के जमाना में तो एकदम सामने से मार काट होता था, तो सबसे पहले राजा क्या करता था कि हम सेफ हो। अगर राजा ही नहीं सेफ रहेगा तो फिर प्रजा कैसे सेफ रहेगा? इसलिए उन ऐसा जगह ढूंढता था। अभी ऋषिकेश गए हुए थे हम लास्ट वीक, तो वहां देखे, वहां का जो राजा था वो लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर में अपना राजमहल बनाए हुए हैं। मतलब ग्राउंड हाइट से 1.5 किलोमीटर ऊपर। अब उस जमाना में रोड वोड तो था नहीं, अभी तो मान लीजिए रोड बन गया। अब सोचिए वहां कैसे पहुंचेगा? मान लीजिए पूरा राज्य पर कब्जा भी कर लिया लेकिन राजा हमारा सुरक्षित है। तो जवाब ऐसा नहीं है कि जवाब हर क्यों का जवाब है, लेकिन हर क्यों का जवाब नहीं ढूंढना है। ठीक है, इसलिए एक बार में एक ही चीज समझना है। मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, 1 साल है, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज को ही जोड़ते हैं। हम लोग नहीं ध्यान देंगे कि कौन उत्पादन कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, जैसे पेन खरीदे जीडीपी। हाँ जी बिल्कुल। अब जीएनपी में क्या करते हैं हम? जीडीपी हम लोग निकाल लिए थे, अब कैसे निकाले उस पर हमको नहीं जाना है। बार बार बोल रहे हैं कि कैसे निकालें, इसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको बस कंसेप्ट समझना, हमको सवाल बनाना है, एक्सपर्ट नहीं बनना है। बार बार ये बात अगर दिमाग में रहेगा, जहां एक्सपर्ट बनिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर क्या करता है आदमी, 4 बुक से पॉलिटी पढ़ रहा है, इस नोट से पढ़ लिए, उस नोट से पढ़ लिए, तो उसमें भी और हिंदी मीडियम वाला को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। दृष्टि का पढ़ लिए तो लुसेंट से पढ़ लिए, आइटम ज्यादा यूज करता है, बुक एक ही यूज करे। अब मान लिया लक्ष्मीकांत पढ़ लिए हम लोग, कोई जरूरत ही नहीं है दूसरा बुक पढ़ने का। हम उसी को हम लोग 10 बार पढ़ जाए वो ज्यादा काम देगा एग्जाम में। ये ई की 4 बुक पढ़ें, ठीक है। तो रिसोर्स को लिमिटेड करना है, उसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि एग्जाम में जाने पे कुछ याद नहीं आता है। फैक्ट यही है, लगता है कि सब भूल गए। मेंस में जो मन आता है लग रहा है लिख रहे हैं।
मेंस में एक्चुअली होता क्या है, जितना आदमी के पास नॉलेज होता है उसका अगर 50% भी लिख के आ जाए तो पास कर जाएगा एग्जाम। ठीक है, पूरा आउटपुट नहीं दे पाता है आदमी, बहुत सारा हेजिटेशन है, टेंशन है, बहुत सारा टेंशन है, घर में मम्मी बीमार है, अब एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो जिम्मेवारी बड़ा पद भी है, तो आपको भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या किए हम लोग, इस सिटीजन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हम लोग जीडीपी निकाल लिए थे। उसमें क्या करेंगे, भारतीय संपत्तियों द्वारा जो विदेश में आय पूरा दुनिया में कमाया गया, चीन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जितना कमाया गया भारतीय संपत्तियों द्वारा, उसको हम लोग जोड़ देंगे, और भारत में जो प्रोडक्शन कर रहा है फोर्ड, फिगो, विदेशी कंपनियां, उसको घटा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देके भी बताए थे, जीएनपी बताए थे। जीडीपी में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि उत्पादन कौन कर रहा है, तो एक तरह से ही ज्योग्राफिकल कंसेप्ट हो गया कि नहीं। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारतीय दुनिया में कहां कहां उत्पादन कर रहा है। इंडिया में कर रहा था वो तो जीडीपी में हम लोग जोड़ ही लिए, और पूरा दुनिया में कहां कर रहा था वो भी जोड़ लिए, और घटा दिए कौन सा, जो विदेशी कंपनियां इंडियन में प्रोडक्शन कर रहा था। तो ये है ज्योग्राफी रिलेटेड कंसेप्ट, और ये है सिटीजन रिलेटेड कंसेप्ट। इसमें हम लोग ध्यान दे रहे थे प्रोडक्शन पे, कि कौन कर रहा है प्रोडक्शन, नहीं प्रोडक्शन कौन कर रहा है इस पे ध्यान नहीं दिए थे। जीएनपी में हम लोग देख रहे थे कि प्रोडक्शन इंडियन कर रहा है या विदेशी कर रहा है। अगर इंडियन कर रहा है तो उसको जोड़ देंगे, विदेशी कर रहा है तो उसको घटा दिए। ठीक है, और एनएनपी में तो कुछ है नहीं, इसमें बस हम लोग जीएनपी निकाल लिए थे, उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको घटा दिए, डेप्रिसिएशन। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट समझ गए, मतलब एकदम निकला है कंपनी से, और उसको मान लीजिए कंपनी का जो लागत लगा, अगर मान लीजिए पेन का लागत 10 रुपया लगा तो 10 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसमें जैसे ही मार्केट में जाएगा सरकार टैक्स लगा देगी तुरंत, तो टैक्स जुट जाएगा। तो इसी 20% मान लीजिए कलम पे टैक्स लगा दे, 12 रुपया हो गया। अब मान लीजिए खाद है, बहुत सारा सरकार सब्सिडी देता है फार्मर्स के लिए, मान लीजिए खाद हो गया, या फिर बहुत सारा इनपुट्स पे बिजली बिल ही माफ कर दिया, तो उसको जो सब्सिडी देता है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एनएनपी जो निकाले हुए थे मार्केट प्राइस पे, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को। ठीक है, और एनएनपी एट जो फैक्टर कॉस्ट है वही है नेट नेशनल इनकम, उसी को बोलते हैं हम लोग नेट नेशनल इनकम, या फिर इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई सवाल? अब इससे रिलेटेड एक बस लास्ट कंसेप्ट है, पर कैपिटा इनकम, बहुत सुने होंगे। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, मेरा फर्स्ट क्लास है, हमको खुद ना समझ में आ रहा है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे बेहतर होते जाएगा। देख रहे होंगे शुरू में थोड़ा सा आवाज, अब धीरे धीरे साउंड भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है आदमी। हिंदी में भी तो लिखना है। प्रति व्यक्ति आय, बहुत सुनते होंगे कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम 88,000 हो गया, तो 93,000 हो गया। ठीक है, पर अब हम देखिए जहां भी हम लोग जा रहे हैं उससे पिछला से जुड़ा हुआ है हर एक कंसेप्ट। जीएनपी निकालना था जीडीपी का यूज करें, एनएनपी निकालना था जीएनपी का यूज करें, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना था एनएनपी एट मार्केट प्राइस का यूज किए। ठीक है, ठीक उसी तरह इसमें भी यूज होगा। जो एनएनआई है, अब दोबारा थोड़े ना लिखें, दोबारा लिखें क्या, या फिर जो एनआई है,
भारत का जो राष्ट्रीय आय निकाल लिए हम लोग, नेशनल इनकम, उसी में से जो भारत का जनसंख्या है उसी से भागा दे देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना हम लोग का आय था, राष्ट्रीय आय, उसमें से हम लोग जितना जनसंख्या है 1,30,00,000 है तो 1,30,00,000 से भागा दे दिए, उसी से पर कैपिटा इनकम निकल गया। जो भी है बोले ना कि अब हम लोग यहाँ ये डिस्कस करने नहीं जाएंगे कि 1,30,00,000 है या 1,35,00,000 है, जो भी होगा हमको उससे लेना देना है, उसको काम है वो भागा देगा। हमको बस कंसेप्ट समझना है, डाटा में अभी नहीं जाना है, डाटा में जाने पे फंस जाइएगा। हो गया। इसमें कोई दिक्कत? इसको हिंदी भी लिखे का जनसंख्या? कोई बोल रहे हैं कुछ? कोई डाउट है तो बोलिए। अब इसी में दो गो कंसेप्ट है, एक है रियल नेशनल इनकम, मजा आ रहा है पढ़ने में? डर तो नहीं लग रहा है ना? इकोनॉमिक्स से डरना नहीं है। पढ़ाने से ज्यादा तो बोर्ड का टेंशन रहता है हमको। हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम एट फिक्स्ड प्राइस। हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है क्या? नेशनल इनकम तो का हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। इसको फिक्स प्राइस को क्या बोलेंगे? स्थिर मूल्य। करेंट को चालू बोलते हैं। ज्यादा बेचैन नहीं होना है, फिक्स्ड प्राइसेस, मार्केट, करंट प्राइस दोनों बताएंगे। फिक्स्ड प्राइस वही बेस ईयर का जो कंसेप्ट है, बताए तो थे अभी कुछ देर पहले, जिसमें जिस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग देखते हैं बेस ईयर निकालने में बहुत सारा क्राइटेरिया है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसमें हम लोग देखते हैं कि प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। ये ऐसा ना हो कि ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए, बहुत महंगाई हो, या फिर मान लीजिए बहुत सारा मंदी आ जाए जैसे कोविड के टाइम पिछला साल जैसा। तो एक स्टेबल ईयर को हम लोग बनाते हैं, जैसे 2011-12 था, अब 17-18 मान लीजिए है या विचार किया जा रहा है, ठीक है। तो 17-18 में कमोबेश प्राइस स्टेबल होगा तभी सरकार, क्यों हम लोग लेंगे 17-18 को, 16-17 को काहे नहीं ले रहा है सरकार? कुछ तो लॉजिक लगा रहा होगा। 2018-19 क्यों नहीं ले रहा है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, देखते हैं कि स्टेबल हो, प्राइसेस जो है कमोबेश स्टेबल हो, ऐसा नहीं हो कि तो फिक्स्ड प्राइसेस समझ गए। अब बेस ईयर में, बेस ईयर
बेस ईयर को बता ही दे क्या, बहुत कंफ्यूजन। बेस ईयर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2017 18 है बेस ईयर, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहा होगा कि नहीं 2011 12, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। बेस ईयर है। अब इसमें मान लीजिए हमारा 10 पेन प्रोडक्शन हुआ और एक पेन का कीमत 10 रुपया था, ठीक है। तो कितना हो गया, 100 रुपये। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि खाली पेन ही प्रोडक्शन हुआ और कुछ हुआ ही नहीं उसका, ठीक है। मान लीजिए कंसेप्ट समझने के लिए कि 10 पेन के जगह मान सकते हैं 10 कार, कुछ भी मतलब अब मान लीजिए कि एक पेन का कीमत उस समय 10 रुपया था, ठीक है। अब मान लीजिए 2021-22 में एक पेन का कीमत हो जाए 15 रुपया, ठीक है। तो चूंकि इस समय बेस ईयर है, बेस ईयर में हमारा जो रहता है प्राइसेज, उसी को हम लोग समझो कि फिक्स्ड प्राइस बोलते हैं, ठीक है। बेस ईयर में जो भी गुड्स का प्राइसेज रहा सर्विसेज को, वही हमारा फिक्स्ड प्राइसेज है। जैसे 2011-12 था तो 2011-12 यूज करेंगे, 17-18 है तो 17-18 यूज करेंगे, कल 22-23 हो जाएगा तो 22-23 यूज करेंगे। उसमें क्या फिक्स्ड प्राइस का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम उसका प्राइस जिंदगी भर फिक्स। कोई ऐसा गुड सर्विस हो सकता है कि बोल दे कि नहीं मेरा प्राइस जिंदगी भर फिक्स रहेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू ईयर बेस ईयर चेंज होते रहता है, ठीक है। फिक्स्ड प्राइस का ये मतलब नहीं हो गया कि इस पेन का कीमत जिंदगी भर 10 रुपया रहेगा, ठीक है। और करें, अब मान लीजिए 15 रुपया है और 10 ही पेन प्रोडक्शन हो, तो यहां पे क्या होगा। अब जीडीपी किससे रिलेशन है, प्रोडक्शन से। जीडीपी किससे रिलेशन है, प्रोडक्शन। देखिए दोनों में सेम प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें 100 रुपया है, यहां 150 रुपया है, ठीक है। तो अगर हम 150 रुपया ले लेंगे दाम, तो हमको रियल आंकड़ा पता चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर 15 पेन प्रोडक्शन हो जाए इस साल, चूंकि बढ़ता है आदमी का प्रोडक्शन, अब 150 रुपया हो, ठीक है। 15 पेन, यहां भी 150 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, बेस ईयर पे, 10 रुपये पेन पे, यानी फिक्स्ड प्राइस पर। जैसे ही इसको करंट प्राइस पे लाए 15 रुपया पर, ये जीडीपी को हमको बढ़ा हुआ दिखा रहा है। लेकिन जीडीपी बढ़ा हुआ तभी होगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। जीडीपी का दाम से नहीं लेना देना है, प्रोडक्शन से। अगर 10 के जगह 15 पेन उत्पादन हुआ तभी बोलेंगे कि हमारा जीडीपी बढ़ा है। इस 100 और 150 देख के हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखिए अगर मार्केट प्राइस पे हम लोग ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 150 रुपया, ठीक है। लेकिन ये 15 पेन जब तक नहीं हुआ तब तक समझना है कि जीडीपी मेरा नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी समझना है कि जीडीपी में हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गए। करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस मतलब है कि अभी जो दाम है। मान लीजिए 2017-18 में 10 पेन प्रोडक्शन हुआ और एक पेन का दाम 10 रुपया था, तो कितना हो गया उसका दाम, 100 रुपया। अब मान लीजिए करंट प्राइस पेन का 15 रुपया है, ठीक है। अब मान लीजिए इस साल 10 ही पेन अगर हुआ, ठीक है, तो 10 ही पेन में हाँ कितना हो जाएगा हमारा दाम, 150 रुपया। लेकिन प्रोडक्शन कहाँ है, सेम है, दोनों जगह सेम है ना। प्रोडक्शन दोनों जगह सेम है तो जीडीपी कहाँ बढ़ा, नहीं बढ़ा, ठीक है। चूंकि हम लोग जीडीपी मार्केट प्राइस पर भी लेते हैं तो लेना भी है 15 पे, इसीलिए बेस ईयर कंसेप्ट है, ताकि हमको ये ना हो लगे कि प्रोडक्शन का एग्जैक्ट आइडिया हमको तभी मिलेगा जब फिक्स्ड प्राइस पर हम लोग निकालेंगे। तो जब फिक्स्ड प्राइस पर हम लोग निकालेंगे तो उसी को तब हमारा रियल नेशनल इनकम या रियल जीडीपी निकल पाएगा। लेकिन जैसे ही करंट प्राइस पर आएंगे तब फिर ये 150 दिखाएगा,
और प्रोडक्शन का एग्जैक्ट आइडिया अगर लगाना है तो उसके लिए बेस ईयर हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ गया? बेस ईयर यूज करने का मेन रीजन क्या है कि हम लोग प्रोडक्शन में हम वृद्धि हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इसका अंदाजा एग्जैक्ट यहां से मिलेगा। अगर करंट पे हम लोग जा रहे हैं तब तो यहां पे 150 हो गया, 50% इन्फ्लेशन दिखाएगा, 50% इन्फ्लेशन वो तो दिखाएगा कि मेरा जीडीपी 150 हो गया, लेकिन रियल में कितना है? 10 ही पेन है। ठीक है, नहीं है, नहीं है, मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, तो नहीं है अगर तो मान लें कि इस 2017 में हमारे पास 10 पेन प्रोडक्शन और कुछ नहीं होगा, और 10 रुपया दाम था तो उस साल का जीडीपी कितना हो गया? 100 रुपया, और इस साल 15 रुपया दाम हो गया पेन का, और 10 ही पेन प्रोडक्शन हुआ तो इस साल का जीडीपी भी 100 रुपया। हम लोग रियल निकाल रहे हैं ना, जीडीपी बिल्कुल 150 हुआ, आप सही का बोल रहे हैं कि जीडीपी 150 ही होगा, लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट आइडिया तब मिलेगा प्रोडक्शन का जब हम लोग बेस ईयर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन मेरा बढ़ा या नहीं बढ़ा ये हम लोग कैसे पता चलेंगे? ऐसे तो लग रहा था कि हमारा जीडीपी 50% बढ़ गया, लेकिन रियल में बढ़ा है। रियल में तो यहां भी 10 पेन था, यहां भी 10 पेन था। प्रोडक्शन में बढ़ा लेकिन जीडीपी तो बढ़ा था। हाँ, जीडीपी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा है इसी, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया, हाँ जीडीपी सेम है, जीडीपी तो हमेशा मार्केट प्राइस पे निकालते ही हैं। ठीक है, तो ये समझ गए नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है? ये सब सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है जी। हम लोग जो निकाल लिए नेट नेशनल इनकम उसी को हम लोग फिक्स प्राइस पर निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेगा ये हमको दिमाग नहीं लगाना है, बस नेट नेशनल रियल निकालना है तो फिक्स प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है, नॉमिनल निकालना है, यहां देखिए नॉमिनल और रियल। रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक आईना यहां से दिखाता है जब बेस ईयर पे हम लोग जाते हैं और फिक्स प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कलम का दाम तो बढ़ते रहेगा, 2000 मान लीजिए 17-18 में 10 था, 19 में हो गया 12, 20 में हो गया 13, तो वो तो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो वो लगेगा हमको वर्चुअली यानी आभासी रूप से हमको लगेगा कि मेरा जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन रियल में बढ़ रहा है कि नहीं इसको अंदाजा निकालने के लिए हम लोग रियल नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हमारा सिर्फ जीडीपी बढ़ रहा है या प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। सिर्फ जीडीपी बढ़ने से नहीं काम चलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी हमको अंदाजा एग्जैक्ट मिल पाएगा, नहीं तो आभासी रूप से हम, जैसे मोदी जी को कभी नहीं लगता है कि जीडीपी, लगता है कि बहुत बढ़िया जीडीपी जा रहा है, इतना कोई कमी ही नहीं है देश में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, फिक्स प्राइस पर जाते हैं तब। अच्छा, एक काम किया था मोदी सरकार, पहले था जो बेस ईयर, आते ही सत्ता में सबसे पहले वो बेस ईयर को चेंज किया। उस समय ग्रोथ लगभग जब सरकार में आया तो 4-5% पे था, फिर देखे होंगे अगला 3-4 साल 7-8% इंडिया का ग्रोथ 6.5% दिखाया। उसका एक रीजन ये भी था कि बेस ईयर को चेंज कर दिया। बेस ईयर चेंज कर दिए, मान लीजिए 2011 में जिस कलम का दाम मान लीजिए 8 रुपया था, 2017-18 में 10 रुपया हो गया। ठीक है, और 2020-21 में मान लीजिए 15 रुपया हो गया। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे, दोनों में अंतर आएगा ना, तो यहां से क्या दिखेगा कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग रियल को करेंगे ताकि हमको एग्जैक्ट आइडिया मिल सके। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है ना? ये सोच रहे हो पकाने आ गए सुबह सुबह। अब एक और है, एक डिबेट है, हमेशा ग्रोथ समझना है, ज्यादा लिखने पर जोर नहीं देना है। ये दो टर्म बार बार आप लोग के सामने आएगा भी इकोनॉमिक्स पढ़ने पे। इसको बोलते हैं हिंदी में समवृद्धि। हमको तो बोल ही के अजीब लगता है समवृद्धि।
ऐसा नहीं है कि हमको बहुत इंग्लिश आता है, हम भी उसी कैटेगरी में हैं। क्या हिंदी ही था, लेकिन हिंदी से डरना, इंग्लिश से नहीं डरना है, क्योंकि अब बताइए, मान लीजिए बोल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, कैसा लग रहा है? ऐसे सिंपल लग रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो एकदम से क्या क्या वही तो बता रहे हैं भाई, पेशेंस तो रखो। वो लिखे हैं किस लिए? बताने के लिए ही ना। जैसे मान लीजिए 2017-18 में जीडीपी था 100 रुपया, 17-18 क्या करते हैं, 2020-21, ये सब रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है? 2021 में मान लीजिए जीडीपी था 100 रुपया और 2021-22 में हो जाए 106 रुपया, ठीक है? तो कितना बढ़ा? 6%। इसी को बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है? समृद्धि इसी को बोलते हैं कि जो भी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो हमारा जीडीपी बढ़ा, उसी को बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है? हमेशा देखते होंगे कि इस साल का जीडीपी 6% से बढ़ रहा है, 5% से बढ़ रहा है। वो क्या करते हैं हम लोग? सिंपल करते हैं कि पिछले जो जीडीपी है और इस साल का जो जीडीपी है, दोनों को घटा देते हैं और उसमें भागा दे देते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है? अब इसमें हमको ये है क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। अब मान लीजिए इसमें दिखा दिया कि 6% ग्रोथ हो गया, इस क्वांटिटेटिव को क्या बोलते हैं? मात्रात्मक। अब 6% ग्रोथ आया मान लीजिए इस साल। इसमें हम लोग ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मुकेश अंबानी का प्रॉपर्टी कितना बढ़ा और हमारे गांव के मोहन का प्रॉपर्टी कितना बढ़ा। बस जो मुकेश अंबानी का ऐसा भी तो हो सकता है, पता है सबको, कि जो प्रोडक्शन है या फिर मुकेश अंबानी का प्रॉपर्टी 200-300% कैसे बढ़ रहा है, जबकि हमारा गांव में सब गरीब ही दिखता है, ठीक है? तो सिर्फ ग्रोथ से हम लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना इंप्रूव हो रहा है, ठीक है? ये है क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट कि बता दिया कि इंडिया का ग्रोथ 6% था। ये बता रहा है कि इंडिया में लोग कितना अनपढ़ है, कितना गरीब है, कितना बेरोजगार है। जोर से बोलिए। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं ना कि मान लीजिए मुकेश अंबानी कमा लिया 100 करोड़ और हमारे गांव का मोहन कमाया 5,000 साल भर में। अगर दोनों का ही सिर्फ जोड़ के डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, ठीक है? तो इससे हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वालिटी ऑफ लाइफ कब देखेंगे? शिक्षा कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है लोगों का। हम 90% को टारगेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री कर दे सरकार। अब जिसको सिंपल बल्ब और पंखा चलाता है, बेचारा एसी उसी नहीं चलाता है, उसके लिए तो पर्याप्त है ही, उसका बिजली बिल 0 है। अब मान लीजिए 5 रुपये यूनिट बिजली बिल है तो 1,000 रुपया इसका इसमें चल जाता। 1,000 रुपया कल वो कहीं और अपना जीवन को बेहतर, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए खर्च कर सकता है। मान लीजिए मन किया
कि सेव ही खा लेते हैं आज, अब पैसा नहीं है तो क्या करेगा आदमी? अगर मान लीजिए बिजली का बिल बच गया मेरा 1000, कल बच्चा को अपना सेव खिला सकता है ना, ऐसा ठीक है। तो डेवलपमेंट होलिस्टिक अप्रोच है। यहाँ सिर्फ तो बोलिएगा कि बिना ग्रोथ का डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं, ये भी जरूरी है। सरकार के पास पैसे नहीं रहेगा तो कैसे वो कल्याण करेगा? ग्रोथ ज्यादा अगर होगा तब सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा, तो वो गरीबों के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज्यादा खर्च कर पाएगा। तो ये दोनों एक कंसेप्ट समझ गए, सिंपल, कोई दिक्कत? ग्रोथ एक क्वांटिटी बताता है कि हाँ 6% का ग्रोथ हो रहा है। हम ये थोड़ी ना बता रहा है कि वो भूखा सो गया। और बिलीव कीजिए अभी भी गांव में कुछ लोग हैं जो भूखा सो रहा है। आखिर एगो आता है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंकिंग देखें कितना है। बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे है। तो यहाँ पटना में बैठ के नहीं सोचना है कि भारत से गरीबी मिट गया, ठीक है। हम एसी में सो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भारत में गरीबी नहीं है। बेरोजगार, अब गरीबी से अगर ना समझ में आए तो बेरोजगारी से समझ लीजिए, बेरोजगारी से तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितने घंटे का क्लास होता है जनरली? रिलैक्स रिलैक्स। इतना समझ में आया? एक बार रिवीजन करा दे फिर से 5 मिनट। फिर से 5 मिनट ध्यान से। और सीखना और पढ़ाना 2 वे कंसेप्ट है, 1 वे में नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम हम आपको बोल दिया और एकदम आध हो गया और जाके सवाल बना दिए, ठीक है। आप जाके नहीं पढ़िएगा, घर में रिवीजन नहीं कीजिएगा। देखिए ये सब बेसिक इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट ही सवाल आता है। इस साल का अगर सवाल देखे होंगे इकोनॉमिक बीपीएससी सब का तो कोई लेवल ही नहीं है इकोनॉमिक्स का। सिंपल पूछ दिया बेस ईयर क्या है, नेशनल एक सवाल देख रहे थे, पूछे हुए था एनएनपी क्या है, उसमें डायरेक्ट था जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये सब सिंपल सवाल यहां से डायरेक्ट पूछ सकता है। तो हम लोग का चैप्टर था नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जीडीपी देखें। जीडीपी में हम लोग क्या देखें? एक देश के भीतर एक साल में जितना भी नया वस्तु, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हुआ उसका मार्केट प्राइस पर जोड़ देंगे तो वही जीडीपी आ जाएगा। इसमें 2-4 कंसेप्ट था कि इसमें ध्यान नहीं देना है कि कौन उत्पादन कर रहा है, इंडियन कर रहा है या फॉरेनर कर रहा है, ठीक है। बस इंडिया में हो रहा है, मतलब मान लीजिए इंडिया है तो इसमें कौन उत्पादन कर रहा है हम नहीं देखेंगे, बस उत्पादन हो रहा है फटाफट जोड़ लिए सबको, ठीक है। अब वही न्यू गुड्स एंड सर्विसेज पे, सर्विसेज के बारे में भी बताएं, ठीक है। इसी साल का होना चाहिए। सर्विसेज भी बताए बहुत डिटेल्स में कि हमारे जिंदगी को बेहतर करने के लिए सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जनरली 1 साल के टाइम पीरियड से जोड़ के हम लोग निकालते हैं और मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। जीडीपी मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर निकालते हैं। जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें हम लोग कुछ नहीं किए क्योंकि ये सिटीजन रिलेटेड कंसेप्ट है यानी नागरिक आधारित कंसेप्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस जीडीपी जो निकाले थे उसमें हम लोग जोड़ देंगे जो भारतीय पूरा दुनिया में कमा रहा है या भारतीय संपत्तियों से, और विदेशी जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है उसको घटा देंगे। जीडीपी बताए थे कि ये ज्योग्राफिकल रिलेटेड कंसेप्ट है, इसमें हम लोग नहीं दिमाग लगाएंगे कि कौन उत्पादन कर रहा है, और इसका जोड़ प्रोडक्शन पे है। आई सिटीजन रिलेटेड कंसेप्ट है। चूंकि जीएनपी में हम लोग क्या देख रहे थे कि भारतीय कहाँ उत्पादन कर रहा है और विदेशी कहाँ उत्पादन कर रहा है, तो ये सिटीजन रिलेटेड यानी नागरिक
से संबंधित कंसेप्ट है कि इंडियन नागरिक कहाँ कहाँ उत्पादन कर रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग जोड़ दे रहे थे हु, कौन उत्पादन कर रहा है। इसमें हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि कौन उत्पादन कर रहा है। ठीक है, एनएनपी में तो कुछ नहीं किए, बस जीएनपी में जो डिप्रिसिएशन आएगा उस साल में जो भी मेंटेनेंस खर्च होगा उसको घटा देंगे। ये है मेन कंसेप्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग नेट नेशनल इनकम या नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस एनएनपी एट मार्केट प्राइस हम लोग निकाले हुए थे, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिए और सब्सिडी को जोड़ दिए। ठीक है, थोड़ा सा जाके अच्छे से देखिएगा ना, बस ध्यान से आधा घंटा पढ़ लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब पर कैपिटा इनकम में क्या किए हम लोग, एनएनआई और नेशनल इनकम जो निकाले थे उसी में जनसंख्या से भागा दे दिए। रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल, ये करेंट प्राइस पर निकालते हैं और ये फिक्स्ड प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस पर इसलिए निकालते हैं ताकि वास्तविकता पता चले कि रियल में जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारा वो बढ़ रहा है या नहीं, या सिर्फ दाम बढ़ रहा है। यहाँ 150 देख के नहीं अंदाजा लगाना है कि मेरा जीडीपी बढ़ रहा है, यहाँ देखना है कि 10 से 15 पेन हुआ कि नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तभी हम समझेंगे। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट बताए अभी कि ये क्वांटिटेटिव है, यानी इसमें हम लोग देखते हैं कि 6% से बढ़ रहा है। इसमें मुकेश अंबानी का 200% बढ़ रहा है और सोहन का 0% या 5%, ये हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट एक होलिस्टिक कंसेप्ट है, एक समग्र विचार है समझिए, जहां हम लोग देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, लोगों का जीवन कैसे बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, अभी सरकार क्या कर रहा है, शिक्षा में क्वांटिटी पर ध्यान दिया। ठीक है, सरकार का जोर क्या था कि हर गांव में स्कूल खोल दे हम लोग पहले। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत क्वालिटी में सुधार हो गया। बिहार और दिल्ली के अगर एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन करें तो आसमान और जमीन का अंतर है। सच्चाई है, और जो सच्चाई बोलने में कभी घबराना नहीं चाहिए। तो क्वालिटी को सुधारने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वांटिटी ही नहीं है तो क्वालिटी का बात कैसे सोचेगा आदमी। पहले तो अब स्कूल में, गांव में स्कूल ही नहीं है, हम सोच रहे हैं कि अच्छा से अच्छा टीचर बहाल करें। जब स्कूल ही नहीं है तो अच्छा टीचर बहाल कैसे करिएगा। तो क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वालिटी एक तरह से डेवलपमेंट जो है वो पर्सनल, जैसे एगो आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें क्या है, यही सब है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पे हम लोग नापते हैं कि हमारा डेवलपमेंट किस तरह से, यानी क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ को नापते हैं। ठीक है, ज्यादा बोर तो नहीं हुए ना, हो गया लास्ट क्या। और ठीक है, और 67 का एग्जाम दे रहे हैं कितने लोग, उसके लिए बता दें 5 मिनट। मेन वही है। तो वो क्या पैटर्न अचानक से चेंज कर देगा, वो आईना दिखाता है कि आइए हम आपको ये पूछेंगे। बीपीएससी का अगर क्वेश्चन बैंक कितने लोगों के पास है, अगर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करेंट, और साइंस, है ना। 30 सवाल लगभग यहीं से आता है। अब मान लीजिए 35 सवाल पूछ रहा है हिस्ट्री से और दिन भर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं बैठ के, तो 5 सवाल बना के आइए, इधर 20 को गलत होगा। ठीक है, इंटेलिजेंट बनना है। ठीक है, और फोकस स्टडी करना है।
हिस्ट्री में अब जान रहे हैं हम, हिस्ट्री से 35 सवाल आ रहा है, तो हिस्ट्री छोड़ के हम पॉलिटी काहे पढ़ने जाए? दिन रात एक एक नंबर का लड़ाई है। पिछला 2 साल यूपीएससी का पीटी फेल हुए हम 1 नंबर और 2 नंबर से, ठीक है। इसलिए हमको पता है कि एक नंबर का वैल्यू क्या होता है। अब साल भर पढ़े, आप दिन रात मेहनत किए और जब रिजल्ट आया तो देखे कि 1 नंबर से नहीं हुआ। इसलिए हम क्यों कसर छोड़ेंगे? 5 नंबर ज्यादा ले आएंगे, क्या दिक्कत है? 10 नंबर ज्यादा ले आएंगे, तो कसर नहीं छोड़ना है। बिहार स्पेशल का बुक करेंट अफेयर्स का जो आता है दिसंबर में मिल जाएगा किसी भी दुकान पे, ठीक है। सर भी बोल रहे थे बिहार स्पेशल के लिए बुक निकाल लें। अब करेंट अफेयर्स में क्या करना है, बहुत सारा बुक तो है, अभी तो दिसंबर आ रहा है, ईयर बुक बहुत सारा आएगा, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, दृष्टि का हो गया, एडिटोरिया का हो गया, किसी का भी हो गया। पिछला बार तो बोल रहे हैं 66 में एडिटोरिया से लगभग सवाल लड़ गया था, ठीक है, लड़ गया था। तो ये नहीं सोच लेना है कि एडिटोरिया इस बार पढ़ के जाएंगे और पूरा लड़ जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो 2 गो ईयर बुक को कवर कर लीजिए, क्योंकि 30 सवाल आता है और 30 सवाल इंपॉर्टेंट है। और सवाल कैसा, सवाल छोटा छोटा रहता है, कोई बहुत बड़ा नहीं। अब पूछ देगा कि ऊंट का कहां बना है यूनिवर्सिटी, कोई स्टैंडर्ड बुक में ये सब नहीं मिलेगा। तो अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं तो एक ही बुक पढ़ लीजिए, सवाल उसी से आएगा, ठीक है। जैसे एडिटोरियल देख लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण देख लीजिए, ठीक है। साइंस के लिए इसमें तो साइंस में भी एकदम बेसिक सवाल रहता है। साइंस के लिए साइंस में दिक्कत है, जिसको दिक्कत है एक साइंस का बुक ले लीजिए कोई भी बेसिक, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों हो। लूसेंट भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लूसेंट का जो साइंस का बुक आता है वो भी पढ़ने पर कवर हो जाएगा, लेकिन फैक्ट्स इतना है ना कि लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब पीटी पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि क्या पूछ देगा कोई ठिकाना थोड़ी ना है, हम जान रहे हैं। वहां जब एग्जाम दिए इस बार सिविल सर्विसेज का, तो लग रहा था कि बेकार 1 महीना पढ़ रहे थे, उससे अच्छा नहीं पढ़ के जाते। तो लेकिन एकदम अंतिम टाइम तक आदमी पढ़ता है, ठीक, किस लिए? क्योंकि आप नहीं जान रहे कि क्या पूछेगा। लास्ट 1 महीना पढ़े थे, कोई सवाल नहीं लड़ा। तो इसलिए हम भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, अपने तरफ से पूरा जनरल साइंस का एक बुक लेके और पूरा 2-2 घंटा पढ़िएगा, 1 महीना में खत्म हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री के लिए तो एक तो बिहार के हिस्ट्री से भी बहुत सवाल रहता है, वो तो यहां से बिहार स्पेशल वाला से कवर हो जाएगा। एक मॉडर्न हिस्ट्री जो है, वहां मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही ठीक है, कोई बुक ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस स्पेक्ट्रम काफी है। लास्ट वाला छोड़ सकते हैं, बस आजाद करा दीजिए भारत को। हाँ, लगभग 32-35 चैप्टर तक पढ़ना है। लास्ट वाला वो सब क्यों पढ़ेंगे हम, नेहरू क्या कर रहे थे और कौन क्या कर रहा है, क्या? हाँ, तो मेंस के टाइम में देख लेंगे मेंस का, ठीक है। और हमको लगता है लूसेंट से कवर हो जाएगा एंशिएंट और मिडाइवल, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और लूसेंट से ही एंशिएंट और मिडाइवल कवर कर लेना है, ठीक है। इतना काफी है, हमको लगता है सवाल बन जाएगा यहां से। मेन दिमाग में रखना है कि फोकस यहां इसी चारों पर, यहीं से रिजल्ट होता है। वो पॉलिटी का सवाल ऐसा आसान पूछता है, सब बना देगा। क्या करेंट? हाँ, तो हम ये नहीं, अब मेंस के लिए लक्ष्मीकांत बहुत अच्छा बुक है। अच्छा, आप टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? तो मेंस के लिए भी बता दें थोड़ा सा।
GS1, GS2 और ऑप्शनल। GS1 में 3 सेक्शन है, ध्यान दिए होंगे अगर। एक हिस्ट्री है, करेंट है, यही करना रहता है 8 सवाल, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 3 करंट से और 2 स्टैटिक्स से। स्टैटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जो रिटेन वाला पोर्शन है उसमें नंबर 50% से कम ही देता है। यहाँ आपको मौका है कि दूसरे पर लीड बना सकते हैं। ये जो 77 नंबर है ये बहुत डिसाइडिंग हो गया है। अब ये जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है इसको गलती नहीं करना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना ये भी बता दें क्या? क्वेश्चन बैंक तो मेंस का भी होगा, मेंस में भी बहुत सारा। मेरा तो साइंस था इसलिए हम ज़्यादा मेहनत किए नहीं है इस पे तो, लेकिन हम देख रहे थे अभी कुछ दिन पहले वो RS अग्रवाल का जो बुक है उसमें पीछे में चैप्टर दिया हुआ है, पाई चार्ट ये सब का बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए, वहीं से कवर हो जाएगा ये हमको लगता है, ठीक है। यहां अगर गलत हुए तो समझ जाइए कंपटीशन से बाहर। स्टैटिक्स गलत हुआ मतलब कंपटीशन से। अब जो आर्ट्स वाला है वो ये नहीं, डरना नहीं है। उसमें पूछता क्या है, कौन किससे कितना % ज्यादा है, कौन किससे लाभ किसका ज्यादा हो रहा है, कहाँ हानि हो रहा है, उसमें कुछ है बस देखना। बस थोड़ा 10, 20, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेगा जितना। अगर थोड़ा मेरा कमजोर है मैथ तो हम ज्यादा मेहनत कर लेंगे, अगर ठीक है तो कम भी मेहनत करके काम चल जाएगा। करेंट अफेयर्स में भी अगर टॉपिक देखा जाए तो 15-20 टॉपिक होता है, अंदाजा मिल जाता है कि यहीं से सवाल आएगा। वो तो पीटी के बाद ऐसे भी सर लोग भी पढ़ाएंगे और हम भी बता देंगे, ठीक है। तो अभी करेंट अफेयर्स के बारे में बात क्या करें, उसी समय जो होगा हॉट टॉपिक्स उसको देख लें। हिस्ट्री में भी हमको लगता है 20 सवाल तैयार कर लेगा आदमी तो हो जाएगा। 3 गो थिंकर पढ़ना है, गांधी, नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तीनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ लेना है, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर में 3 गो है, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम। उसके बारे में केबीसी नैनो का बुक हमको लगता है कि बहुत बेनिफिट है। अगर उसको भी अच्छा से पढ़ लिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा बुक है, मेंस के लिहाज से बढ़िया बुक है केबीसी नैनो का। हमको लगता है केबीसी नैनो बहुत, सर का भी बुक केबीसी नैनो से ही आया हो। और वो जो सर जीएस वाला बुक निकाले हमको लगता है लूसेंट से बहुत बढ़िया है। GS2 में क्या है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी से भी देखिएगा अगर तो क्वेश्चन फिक्स है। हमको तो नहीं लगता है कि बीपीएससी से ज्यादा आसान कोई पीसीएस है इंडिया में। यहां भी क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से रहेगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, लोकतंत्र, संप्रभुता, ये सब का जो प्रियम्बल में दिया हुआ है वो वर्ड सब, वहां से एक सवाल रहता है बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट एक सेंटर स्टेट रिलेशन से रहता है, जैसे राज्यपाल हो गया, हमेशा सवाल पूछते। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से भी जनरली एक सवाल रहता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो 5-6 सेक्शन से ही सवाल आता है, और 5-6 सेक्शन को अगर अच्छे से तैयार कर लेगा तो हो जाएगा। पढ़ना यहाँ है। हाँ हाँ, वो कुछ नहीं किया है बीपीएससी, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है।
जैसे 64 से पहले जो था सवाल पूछता था कि मौर्य कला के बारे में विस्तार से बताएं। अब 64 से क्या कर दिया है कि मौर्य कला और बौद्ध स्तूप कला या बौद्ध कला के बीच संबंध को बताएं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग मौर्य कला पढ़ेंगे तो वहां पे आता है बौद्ध धर्म। चूंकि मेरा पेपर 1 में 170 मार्क्स 9 मार्क्स था, इसलिए हम पेपर 1 में ज्यादा बता सकते हैं कॉन्फिडेंस से। कुछ नहीं करना है, हम कुछ नहीं किए, बस उसी को रिलेट करके लिख देना है। ठीक है, कि कैसे मौर्य कला का रिलेशन बौद्ध धर्म से कहां कहां था। उसमें एग्जाम्पल दे देना है कि सांची का स्तूप, तो ये वो बस एग्जाम्पल 2-4 डाल देना है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। क्वेश्चन को बस ट्विस्ट किया, क्वेश्चन सेम लिखना है, बस कंपेयर कर देना है। जैसे पिछला बार शायद पूछे हुए था पाल कला और बौद्ध धर्म के बीच रिलेशन, तो जब हम पाल कला पढ़ रहे हैं तो उसमें बौद्ध रिलीजन आ रहा है ना, तो बस ऐसे ही लिख देना है कि पाल कला का बौद्ध धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। और उसमें दे देना है एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ का देखिए, यहाँ का देखिए, जो पढ़ रहे हैं पाल कला में। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, लास्ट में लिखना है, जो कंक्लूड करना है उसमें बहुत अच्छा मार्क्स दे रहा है, हम 2-3 बार से देख रहे हैं। उसमें लास्ट में बस क्या करना है कि कंक्लूजन में ये लिख देना है कि मौर्य कला का जो प्राचीन मौर्य कला है वो बिहार और देश के लिए बहुत समृद्ध संस्कृति का भाग रहा है, तो उसका उपयोग करके हम लोग आधुनिक बिहार में भी कला और संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। मतलब एंड जो करना है आंसर का हमेशा पॉजिटिव वे में करना है, जो कंक्लूजन हो वो लगे कि हाँ कुछ नया, मतलब नया टाइप के सोच। अब मौर्य कला लिख के आ गए, अब अगर मान ली इतना ही लिख दिए तो जो कॉपी चेक करा होगा उसके दिमाग में आएगा कि अच्छा इस लड़का के दिमाग में चल रहा है कि मौर्य कला का हम लोग आधुनिक युग में कैसे फायदा उठा सकते हैं, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन ही है। ठीक है, तो उस हम लोग आज क्या नहीं बनाए हैं, जो रोड है सब लगभग पैरेलल है, नली गली सब सेम है, तो वही बस कर देना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो आर्ट एंड कल्चर था या मौर्य कला पाल कला में, उसको यूज करके हम कैसे आधुनिक बिहार के कला और संस्कृति को बेहतर बनाए। बस यही कंक्लूजन में लिख देने पे हो जाएगा। ऑप्शनल ज्योग्राफी इकोनॉमी सर पढ़ा रहे होंगे आप लोग को। मेंस के लिए इकोनॉमी भी पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमी का टेंशन नहीं लीजिए, इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो ज्योग्राफी में भी हमको लगता है एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए एक बार मेंस के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत बढ़िया बुक है, अगर टाइम मिले तो पीटी के बाद कम से कम 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ज्यादा नहीं लेना है अगर। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल अप्लाइड टाइप का सवाल पूछ रहा है एकदम, और बीपीएससी का नेचर भी अब अप्लाइड टाइप का करते जा रहा है। अब जैसे ही वो पूछा कि मौर्य कला और बौद्ध धर्म के बीच क्या संबंध है, वो ये भी दिखा रहा है कि आधुनिक बिहार के सभ्यता और संस्कृति में मौर्य कला का क्या योगदान है ये बताइए। इनडायरेक्टली सवाल वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो उसी के साथ हम लोग कंक्लूड कर देंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ बस कंक्लूजन ही इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन अंदर में कम पॉइंट रहे, स्टार्टिंग बढ़िया होना चाहिए और कंक्लूजन बढ़िया होना चाहिए। बीच में बहुत ज्यादा पॉइंट मतलब एकदम भर दिए, उससे नंबर नहीं मिलता है। अब मौर्य कला शुरू किया, दनादन 10 पॉइंट लिख के और आ गए, उससे नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही लिखे कि मौर्य कला का आधुनिक बिहार के सभ्यता और संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि कम से कम इस लड़का को दिमाग तो है इतना कि हड़प्पा सभ्यता को आधुनिक बिहार से जोड़ रहा है, मौर्य कला को आधुनिक बिहार के से जोड़ रहा है। ठीक है, ये तो अप्लाइड टाइप का। यहाँ भी क्वेश्चन फिक्स रहता है, जैसे मान लीजिए मिशन शक्ति पूछ दिया, IRNS पूछ दिया, 7 गो सैटेलाइट, वो करंट में जो न्यूज रहता है उसी से सवाल पूछता है। इसमें है कि इसरो मेंस से पहले इसरो का जितना भी प्रोग्राम है वो सब देख लेना है एक बार। इसरो और DRDO का जो प्रोग्राम है और जो नया नया करेंट अफेयर्स में डेवलपमेंट है
उसको पूछ देगा, जैसे मान लीजिए पूछ देगा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, और आधुनिक बिहार को बेहतर बनाने के लिए इसका योगदान बताइए। कोविड हो गया था, पूरा देश लॉकडाउन हो गया था, सिस्टम कैसे चल रहा था? पूरा सिस्टम तो चल रहा था, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ठीक है। इसको IoT नहीं बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पता है? सर ये अभी आया नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, जब इंडिया में इंडिया आगे जाएगी, आई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो सर एवरीथिंग इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, हमारा फोन से लाइव भी ऑफ होगा, फैक्स भी चलेगा, टीवी भी चलेगा। ये इंटरनेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इंटरनेट से जितना जो साइबर फिजिकल सिस्टम जुड़ा हुआ है, हाँ, जो भी जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक रोबोट बना दें और वो पूरा घर का सफाई कर दे, तो हम आराम से सोफा पर बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, और वो इंटरनेट से चलते रहेगा, ठीक है। तो इंटरनेट से जो भी मतलब साइबर फिजिकल सिस्टम जुड़ा हुआ है, उस सब के चेन को हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट स्टेज में नहीं है, लेकिन इंडिया का जोड़ है इन सब चीजों पर भी, क्योंकि हम लोग को मोहन का गरीबी भी दूर करना और मेट्रो भी बनाना है, ठीक है। दोनों साथ एक साथ चल मान लीजिए कुछ लोग सोचता होगा कि मुकेश अंबानी का पैसा छीन के काहे ने गरीब में बांट देते हैं, बहुत लोग को ऐसा ख्याल आता होगा मुकेश अंबानी का मान लीजिए पैसा हम लोग छीन ले, तो वहां से जो तेल निकल रहा है पेट्रोलियम का मुंबई हाई से, वो कौन निकालेगा? सबका रोल है, ठीक है। जो इकोनॉमी में अमीर का रोल है वही गरीब का रोल है। किसी से मतलब ऐसा नहीं है कि नफरत करना है। इसीलिए मोदी जी अभी कुछ दिन पहले बोले थे कि इकोनॉमी में मतलब पूंजीपतियों का महत्वपूर्ण रोल है। अब मान लिया फैक्ट्री ही नहीं लगेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही करोड़ों बेरोजगारी है। मान लीजिए सरकारी नौकरी सरकार कितना दे रहा है, 1%, 2%, 98% कहाँ जाएगा? जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ठीक है। अब जाइएगा कमाने, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। सरकार इसीलिए मोदी सरकार एक चीज का विरोध करता है सब, कि कैपिटलाइजेशन बहुत कर रहा है, पूंजीपति बेच रहा है सब एकदम। ये सब में नहीं आना है झांसा में कि बेच रहा है। प्राइवेटाइजेशन भी इंपॉर्टेंट चीज है। इतना सारा लोग को हम लोग रोजगार कहाँ से दे पाएंगे अगर प्राइवेट फैक्ट्री नहीं? गवर्नमेंट में तो हम लोग कितना नौकरी क्रिएट, अगर सरकार चाहे भी तो कितना कर सकता है? 2% मान लिया कर रहा है, 5% कर देगा, 10% कर देगा, लेकिन 90% कहाँ जाएगा? तो प्राइवेटाइजेशन का एकदम विरोध नहीं करना है, ठीक है। मोदी जी के इस कंसेप्ट से हम सहमत हैं, बहुत सारे कंसेप्ट से असहमत भी हैं, लेकिन जो सही कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन सही चीज है, क्योंकि इतना बेरोजगारी है, कहाँ करेगा? फिर क्राइम बढ़ेगा, बहुत तरह का बात है। तो ये समझ गए, पीटी के लिए फोकस बस 4 सेक्शन पे। इससे 3 सवाल, इससे 3 सवाल और इससे 2 सवाल।